हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राष्ट्र संघ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राष्ट्र संघ क्या है, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और साथ साथ हम ये देखेंगे कि राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे। दोस्तों, इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की क्या सफलता के कारण रहे। लीग ऑफ नेशन को हिंदी में हम राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। जो भी वर्तमान में संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क कर रही है, हम उसे यूएनओ के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद यूएनओ का गठन किया गया। ठीक है, यूएनओ बनाया गया। तो राष्ट्र संघ क्यों विघटन हुआ, क्या सफलता के कारण क्या थे, क्या रीजन था जिसके कारण से वो असफल हो गया, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे और इसके उद्देश्य क्या थे बनाने के, इसके बारे में हम आज डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा आपको कि दी इन अप के थ्रू एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, पूरी एक सीरीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट है और अभी हम राष्ट्र संघ तक पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है, तो जाके देखिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जाके देखिए या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए और मिल जाएगा आपको, वो देखिए। सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बुक है आपके पास, ठीक है, आप स्टडी करना पसंद करते हो, जानना पसंद करते हो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वीडियोज़ होने वाली हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर, तो अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है, चाहे वो दीन अप का हो, चाहे मेरा विश्वजीत सिंह जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। दोनों हमारे नाम से बने हुए हैं, मेरा विश्वजीत सिंह के नाम से है और दीन अप का दीन अप के नाम से है। ठीक है, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी आईडी अवेलेबल है। हम यहाँ पे अक्सर वीडियो रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो की किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए, किसी भी फैकल्टी की पीडीएफ चाहिए, तो दी इन अप का जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। हर तरह की पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और आसानी से आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं कमेंट करके। मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे सकता हूं। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गया था बताना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कई सारे क्यूज भी चलाए जा रहे हैं दीन ऐप के थ्रू। ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अगर आप किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं राष्ट्र संघ के बारे में कि राष्ट्र संघ है क्या, इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या रीजन था, ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पेरिस शांति सम्मेलन होता है। ठीक है, पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर में पेरिस शांति सम्मेलन होता है। कब होता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन किया जाता है। तो पेरिस शांति सम्मेलन में 3 देशों के जो वहाँ पे अध्यक्ष होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों आ जाते हैं। जिसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वुड्रो विल्सन, उन्होंने शांति स्थापना के लिए 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रस्तुत किया। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर में उन्होंने 14 सिद्धांत दिए कि अगर हम इन 14 सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, पूरे विश्व के अंदर में शांति स्थापित हो जाएगी। वो कौन कौन से सिद्धांत है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, तो उन 14 सिद्धांतों के जरिए ही लीग ऑफ नेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। मतलब उन 14 सिद्धांतों के बेस पे ही, आधार पर ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन में सहमति के आधार पर 10 जनवरी 1920 को जेनेवा में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। दोस्तों, अगर आपसे डेट पूछा जाए कि क्या था डेट, किस डेट पे, किस दिनांक पे लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, अक्सर एग्जाम में इस डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 10 जनवरी 1920 को पेरिस में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान जो सहमति बनी, जो राष्ट्र आए हुए थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे पेरिस शांति सम्मेलन में, वो जब एग्री हुए कि हाँ हमें कुछ ऐसा करके करना चाहिए, तब 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना कर दी गई। आरंभ में इसके अंदर में 42 जो कंट्रीज थे, पर राष्ट्र थे, वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे बढ़कर टाइम के साथ ये 60 संख्या हो गई थी इसकी। ठीक है, 60 हो गई थी इसके अंदर में, जो इसके सदस्य थे उसकी 60 संख्या हो गई थी। ठीक है,
आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसके संघ के स्रोत क्या थे, कैसे बनाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कैसे बना, ठीक है, स्रोत क्या थे, कहाँ से आया है संघ का आइडिया, जिसके अगर हम बारे में बात करें तो राष्ट्रों को एक शांतिपूर्ण समुदाय की अवधारणा रूपरेखा पहले ही 1795 में बहस की गई। ठीक है, 1795 में ही क्या हुआ, एक राष्ट्रों की शांतिपूर्ण रूपरेखा के लिए कि पूरे विश्व के अंदर में एक राष्ट्र ऐसा मतलब संघ बनाया जाए जो शांतिपूर्ण के लिए काम करे, शांति के लिए काम करे, ठीक है, शांतिपूर्ण अवधारणा पूरे विश्व के समक्ष रखे। तो इसके लिए 1795 में ही बहस की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, जिसका जो मेन था इमैनुअल कैंट, इनकी विचारधारा थी ये। ठीक है, इमैनुअल कैंट करके व्यक्ति थे, इनकी विचारधारा थी, जिसके जहाँ पे उन्होंने कहाँ पर, अब किस जगह पे की गई, तो परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच, मतलब एक नामकर संस्था थी, वहाँ पे उनके थ्रू की गई, जो इमैनुअल कैंट की ही थी। ठीक है, परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच। ठीक है, मैं एक राष्ट्रीय संघ के विचार की रूपरेखा रखी गई थी। यहाँ पर एक राष्ट्रीय संघ कि किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संघ वर्क करे, कोई संस्था वर्क करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क करे, इसकी रूपरेखा रखी गई, उसकी आइडिया दिया गया, कॉन्सेप्ट रखा गया। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कब होता है, तो 1795 में होता है। किसके द्वारा होता है, तो इमैनुअल कैंट के द्वारा होता है। ठीक है, जो राष्ट्र संघ के बीच मतलब जो संघर्ष के नियमित मतलब शांति स्थापित करना, मेन इसका मोटो क्या रखा गया था, जो मतलब इमैनुअल कैंट ने जो राष्ट्र संघ की भावना रखी, जो कॉन्सेप्ट रखा सबके सामने में, तो उसमें मेन मोटो क्या रखा गया कि जो भी राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होता है, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो उसको नियंत्रित करना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना और शांति स्थापित करना। ठीक है, अक्सर दो देशों के बीच में तनाव जैसी स्थिति बनती है। अगर अभी करंट का एग्जांपल लें, ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में तनाव जैसी स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे सेना डिप्लॉयड की जा रही है दोनों तरफ से। तो इन दोनों को चीज़ों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक्शन ले रहा है। ठीक है, वो भी हमारे ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। ठीक है, और वो दोनों देशों को समझा रहा है कि आप शांति स्थापित करो, ठीक है, आप शांति से मान जाओ, क्यों इस तरह के लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पर ये हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये है इमैनुअल कैंट, ठीक है, जिनके द्वारा 1795 में, ठीक है, 1795 में ये राष्ट्र संघ की भावना, राष्ट्र संघ का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो अमेरिकी वुडरो विल्सन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 सिद्धांत कौन कौन से दिए उसकी बात करें तो ये कुछ ये सिद्धांत है दोस्तों, जिसमें से मैंने 14 में से कुछ सिद्धांत यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है गुप्त संधियों को समाप्त करना। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी के जो शासक था बिस्मार्क, उसने क्या किया, गुप्त संधि कर ली। अब गुप्त संधि क्या होता है कि मान लो मैंने दिखाया पीछे पीछे, मतलब पीठ पीछे इससे भी संधि कर ली, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब मैंने ए से भी संधि कर ली, बी से भी कर ली, सी से भी कर ली, डी से भी कर ली। अब डी ने क्या कर रखा है, ए से कर रखा है, बी ने सी से कर रखा है, डी ने बी से भी कर रखा है, बी ने ए से भी कर रखा है, ऐसे करके पूरा गुप्त हो गया, आपस में उलझ गए। और बाहर मैं फेस टू फेस में दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कोई संधि नहीं है, बस एक बंदे को जानता हूँ, इसी से मेरी संधि है, बाकी पीछे में मैंने इतने सारे लोगों से संधि कर ली। ठीक है, तो ये हमारा जो पीछे में जो संधि हुआ, ये गुप्त संधि हुआ, जो किसी के सामने उभर कर नहीं आया। ठीक है, तो इन गुप्त संधियों को समाप्त करने की बात की गई, कोई भी गुप्त संधि नहीं की जाएगी। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे बात की गई। ठीक है, समुद्र की स्वतंत्रता बनाए रखना। दोस्तों आज के समय में अक्सर देखते होंगे कि ये इंडियन चाइना सी है, ये उसका सी है, ठीक है, इसका समुद्र, उसका समुद्र, ऐसा करके। तो समुद्र की स्वतंत्रता बनाए रखने की बात की गई कि समुद्र को स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग अलग तरीके से इसको स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना। ठीक है, जो भी आर्थिक प्रतिबंध एक देश दूसरे देश पे लगा रखा है कि ये देश की हम सामान कर देंगे, ऐसा करके जो भी आर्थिक प्रतिबंध है उसको समाप्त किया जाए। अस्त्र शस्त्र को कम किया जाए। ठीक है, जो भी हथियारों की होड़ कर रहे हैं उनको कम करने की बात की जाए। हथियारों की होड़ करना मतलब बहुत ज़्यादा हथियार बनाना। ठीक है, शांति स्थापना के लिए विभिन्न राष्ट्रों का संगठन बनाया है। ठीक है, शांति स्थापना के लिए अलग अलग जो राष्ट्र है मिलकर अपना एक संगठन बनाए जिससे शांति स्थापित हो। जैसे भारत ने भी कई तरह के राष्ट्र बनाए, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। ठीक है, या फिर यहाँ पे आसियान समझौता देख लो, यूरोपियन यूनियन देख लो। इस तरह से जो भी संगठन बनाए गए हैं आज के समय में, ये भी क्या है, शांति स्थापना के उद्देश्य से ही बनाए गए और आपस में सद्भाव की भावना जगे। ठीक है, जो कंट्री भी उसमें शामिल है वो आपस में बेटर तालमेल कर सके, अपना विकास कर सके, इसके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भावना रखी गई थी 1920 के टाइम पे। ठीक है, रूसी क्षेत्र को मुक्त करना। ठीक है, फ्रांस को अलासस लॉरेंस देना। ठीक है, जो रूस ने कब्जा कर रखा था जिस क्षेत्र को, उसको मुक्त करना, और फ्रांस को लॉरेंस और अलासस देना, जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध की शुरुआत होती है। इन दो जगहों के से ही शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की।
सर्बिया को समुद्र तक मार्ग देना, जो सर्बिया जो राष्ट्र था उसको समुद्र तक मार्ग देने की बात की गई। ठीक है, तुर्की साम्राज्य को गैर तुर्कों से स्वायत्ता शासन का अधिकार देना, जो तुर्की साम्राज्य था उसको गैर तुर्कियों से मतलब स्वतंत्र करवाना, ठीक है, आज़ादी दिलवाना, ये भी उद्देश्य रखा गया। स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण जैसे सुझाव दिए गए। ठीक है, तो ये कुछ मतलब अमेरिकी वुडरो विल्सन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके द्वारा सुझाव दिए गए, जिसको हम 14 सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सिद्धांत, जिनके आधार पर शांति स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? अब जब राष्ट्र संघ बनाया गया तो सबके कुछ ना कुछ मोटिव होते हैं। आप पढ़ रहे हो तो आपका कुछ मोटिव है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कुछ मोटिव है, आप कोई कंपनी खोल रहे हो तो उसका कुछ मोटिव है। तो किसी ना किसी चीज़ का सब कुछ ना कुछ मोटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्र संघ का क्या मोटिव था इसके बारे में हम बात करते हैं। तो राष्ट्र संघ का जो मेन उद्देश्य के तौर पे देखोगे दोस्तों, तो शांति स्थापित करना सबसे मेन रखा गया, सबसे पहला मोटो रखा गया कि पूरे विश्व के अंदर में शांति स्थापित हो। ठीक है, युद्ध को रोकना, युद्ध जैसी स्थिति ना बने कभी, इसको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, परंतु जो असफलता के हम बात करेंगे इसके, तो सेम यही सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि उसके राष्ट्र संघ शांति स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, युद्ध रोकने में असफल हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, हथियारों की होड़ कम करने में असफल हुआ, और इसका उद्देश्य भी यही है और सफलता भी यही है। ठीक है, आप एक तरह से ये कह लो। तो हथियारों की होड़ कम करना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य रखा गया कि जो लोग हैं, जो देश है, राष्ट्र है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ना बनाकर शांति स्थापित करने के लिए वर्क करे। अगर जिसके पास जितना ज़्यादा हथियार होगा वो उतनी ज़्यादा उग्रता होगी उसके अंदर में, उतनी ज़्यादा वो अशांति फैलाएगा। ठीक है, पेरिस शांति संधि को क्रियाशील कराना, जो पेरिस शांति संधि की गई थी उसको एक्टिव करवाना और सारे देश उसको माने, उसको फॉलो करें, उसकी बात की गई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा है उसकी बात करना कि हर देश को सुरक्षा मिले, इसकी स्थापना करवाए, ये इसकी जिम्मेदारी ली गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद चल रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि भारत और चीन का, तो इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहे हैं उनको सुलझाना। ठीक है, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों अलग अलग है दोनों। संयुक्त राष्ट्र संघ अभी करंट में वर्क कर रहा है, वर्तमान में वर्क कर रहा है, और राष्ट्र संघ पहले वर्क किया करता था। इसका विघटन होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का विजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे समझ के रखना, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। जन कल्याण का विकास करना, ठीक है, जो लोग हैं उनके लिए वर्क करना, जन कल्याण का विकास करना, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे राष्ट्र संघ के। ठीक है, अगर आप इसके सदस्यों की संख्या की बात करो कि कितने सदस्य थे, कितने सदस्य गण थे इसके, तो संघ में टोटल 42 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें से 23 बसते हैं 1946 तक। जब इसको भंग किया जाता है तो 23 बसते हैं, बाकी सब धीरे धीरे करके छोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो मतलब साल भर के अंदर में और नए नए तरीके से लोग जुड़ रहे होते हैं, 15 अतिरिक्त लोग शामिल होते हैं, 6 लोग जुड़ते हैं साल, जब 1 साल कंप्लीट होता है तो 6 लोग और जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से करते करते 42 से लेकर टोटल 60 नंबर तक पहुँचता है। ठीक है, जिसमें से जो 42 संस्थापक सदस्य हैं 23 छोड़ देते हैं, जो 60 मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 60 सदस्य होते हैं। तो इसमें से क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोग डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, खुलकर मतलब खुलकर आए सपोर्ट किया, कुछ बाहर तौर पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो दिखाते नहीं है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो इसके मेंबर होते हैं वो 60 हो जाता है। बट लास्ट में जब इसको भंग किया जाता है, जब इसको विघटन किया जाता है इसका, तब वहाँ पे 23 बचते हैं सिर्फ। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो सोवियत संघ इसका सदस्य बनता है। ठीक है, सोवियत संघ सदस्य बनता है 18 सितंबर 1934 को। ठीक है, राष्ट्र संघ का सोवियत संघ सदस्य बनता है 18 सितंबर 1934 को, परंतु ये 14 दिसंबर 1939 को निकल जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है इसे। ये खुद नहीं निकलता, निकाल दिया जाता है, इसको निष्कासित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के विरोध के लिए शामिल हुआ था। ठीक है, और इसने क्या किया, फिनलैंड के खिलाफ इसने आक्रामकता की नीति अपनाई। फिनलैंड जो जगह थी, राष्ट्र था, उसके खिलाफ आक्रामकता की नीति अपनाई सोवियत संघ ने। ठीक है, जिसके कारण से इसको निष्कासित कर दिया गया। जो निष्कासित करने की प्रक्रिया थी, जिसमें से 15 में से केवल 7 सदस्यों ने सोवियत संघ के विपक्ष में वोट दिया, मतलब इसके खिलाफ वोट दिया। ठीक है, 8 लोग फिर भी इसके पक्ष में थे, फिर भी इसे निकाल दिया गया। जिसमें वोट देने वाले लोग कौन कौन से थे, तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, बोल्विया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका, डोमिनिकन गणराज्य। ये सारे जो थे 7, इसमें से इन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ वोट दिया कि सोवियत संघ को निकाला जाए, निष्कासित किया जाए। ठीक है, जिसके बाद निकाल दिया गया। और इस निष्कासित करने के बाद क्या हुआ कि सोवियत जो राष्ट्र संघ था उसने अपने ही जो रूल नियम थे उसको
भंग कर दिया। जो उसने नियम बना रखे थे राष्ट्रसंघ के, उसने अपने खुद के नियम को ही तोड़ दिया। ठीक है, और राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अनुसार जो मतलब वोटों के बहुमत नहीं था, फिर भी बहुमत नहीं होने के बाद भी उन्होंने निकाल दिया। जैसे 15 में से सिर्फ 7 सदस्य उसके सपोर्ट कर रहे थे, कम से कम इसका 8 से 9 लोग अगर सपोर्ट मतलब इसके खिलाफ होते तब इसे निकाला जाना चाहिए था। ठीक है, परंतु बहुमत नहीं होने के कारण भी इसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये इसने राष्ट्रसंघ ने खुद ही अपना जो रूल था वो तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे बात करता है, तो ये भी एक असफलता का कारण बनता है आगे चलकर। अगर लीग ऑफ नेशन के आप राष्ट्रों की बात करो, अंगों की बात करो कि प्रमुख अंग कौन कौन से हैं इसके, तो इसके सबसे प्रमुख अंग यहाँ पे 4 से 5 ये आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें सामान्य सभा, परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अस्थायी न्यायालय आ जाते हैं। बाकी इनके सहयोगी अंग के तौर पे जाने जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, शरणार्थी आयोग और महिलाओं की कानूनी स्थिति के लिए अध्ययन के लिए समिति। ठीक है, इसके बाकी सहयोगी अंग हो जाते हैं। बाकी ये नॉर्मली इसके प्रमुख अंग हैं। ठीक है, जिसमें सामान्य सभा, परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और स्थायी न्यायालय दोनों वर्क करते हैं मामलों को सुलझाने के लिए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये लीग ऑफ नेशन का ही फ्लैग है। ठीक है, जहाँ पे लीग ऑफ नेशन का ये मतलब झंडा था उस टाइम पे। आगे बात करें दोस्तों कि राष्ट्रसंघ की क्या सफलता के कारण रहे। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रसंघ की सफलता के कारण बताओ। तो उग्र राष्ट्रीयता, जो उस समय देश शामिल हुए इसके अंदर में, ठीक है, उनके अंदर में एक उग्र राष्ट्रीयता था। ठीक है, अपने देश की भावना ज़्यादा थी, उग्र राष्ट्र था कि भाई मुझे इसके ऊपर कब्जा करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, जिसके कारण से ये असफल हुआ, उसको कंट्रोल नहीं कर सका। ठीक है, सार्वभौमिकता का अभाव, सबको समान अधिकार नहीं दिया गया। किसी के पास ज़्यादा अधिकार था, किसी के पास कम अधिकार था, किसी के पास कुछ अधिकार नहीं था। ठीक है, सार्वभौमिकता का अभाव के कारण भी ये असफल रहा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न बनता है, तीसरा दोस्तों, अमेरिका का सदस्य ना बनना। ये सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री में से एक था। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उनके द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि राष्ट्रसंघ की हमें स्थापना करने की ज़रूरत है। परंतु वो जो वुडरो विल्सन थे, उन्होंने राष्ट्रसंघ में शामिल होने से मना कर दिया। जब वो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं बने, तो जिसके कारण से सबसे बड़ा असफलता का कारण बना। क्योंकि अगर मान लो जो सबसे ज़्यादा मेन हेड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है, अगर वही नहीं सदस्य बन रहा है, तो आप कैसे मतलब सारी इसको खुद शांति से करोगे। जो छोटे छोटे हैं वो तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करेंगे, गलती करेंगे ही करेंगे, अगर बड़ा समझाने वाला नहीं है तो। ठीक है, तो अमेरिका सदस्य नहीं बना, ये सबसे बड़ा सफलता का कारण बनता है उसका। राष्ट्रसंघ द्वारा युद्ध रोकने में ढील की व्यवस्था, जो भी युद्ध किए जा रहे थे या जो भी परिस्थिति बन रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, चाहे सोवियत संघ के द्वारा चाहे किसी भी राष्ट्र के द्वारा, तो उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में यह सफल होता जा रहा था। ठीक है, घृणा की भावना, घृणा पर आधारित ये भावना। ठीक है, ये घृणा वाली क्या बात हो गई दोस्तों, कि जैसे जो भी कंट्रीज थे वो एक दूसरे के खिलाफ मतलब घृणा की भावना से देखते थे कि मुझे इसके साथ अच्छा नहीं करना है। ठीक है, जैसे सोवियत संघ था, वो चाहता था कि मेरी सिर्फ बात हो, ठीक है, मेरा सिर्फ पावर दिखाया जाए, ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात की जाए। उसी तरह से ब्रिटेन चाहता था, उसी तरह से फ्रांस चाहता था, सब देश उसी तरह से चाहते थे, जिसमें एक दूसरे के लिए सब में घृणा की भावना जागृत थी। और निशस्त्रीकरण की असफलता दोस्तों, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ कि हथियारों की होड़ को कम करना, ठीक है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तो ये निशस्त्रीकरण को बढ़ावा न देने के बजाय जर्मनी को छूट मिल गई। ठीक है, जर्मनी ने भी हथियारों की होड़ शुरू करी, जबकि उसके ऊपर वर्साई संधि की पाबंदियां लगी हुई थी। और भी दूसरे जो राष्ट्र थे उन्होंने भी हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसमें नए नए हथियार बनाने लग गए। क्योंकि और यही जो नए नए हथियार थे वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो जो राष्ट्रसंघ का अंतिम बैठक होती है, ठीक है, अंतिम बैठक होती है तो 12 अप्रैल 1946 को जेनेवा में अंतिम बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें 34 सदस्य शामिल होते हैं। यह संघ के तरलीकरण जब उनका मतलब विघटन हो रहा होता है, तो 1946 में क्या किया जाता है, उसको 2 करोड़ 20 लाख के जो डॉलर की संपत्ति होती है अमेरिका को दे दी जाती है। ठीक है, जिसमें पैलेस ऑफ पीस और अभिलेखागार जो होते हैं वो भी शामिल है। मतलब जो जब इसका विघटन हो रहा होता है कि अब राष्ट्रसंघ नहीं चलेगा, बेकार हो गया, खत्म हो गया, तो जो इसकी संपत्ति होती है वो अमेरिका को दे दी जाती है, जिसमें पैलेस ऑफ पीस हो गया, अभिलेखागार हो गया और 2 करोड़ 20 लाख की मूल्य की डॉलर की संपत्ति सब दे दी जाती है। और जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रखे थे, जो कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रखे थे, उनकी भी पैसे उन्हें वापस दे दी जाती है। ठीक है, इस तरह से पूरा यहाँ पे राष्ट्रसंघ का विघटन होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप सबसे एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना है, ये हमारी दी इन की फैकल्टी है। ठीक है, दी इन पे ये सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, इनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है।
ठीक है, तो इनकी वीडियोस भी देखें। जैसे कि दोस्तों मैं विश्वजीत सिंह, ठीक है, तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल के सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया भी आपको कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पूरा मतलब सीरीज स्टार्ट की गई है, उसी तरह से हिस्ट्री की भी कई तरह की सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। गौरव सर जो करंट अफेयर के साथ अपडेट आते हैं, मॉर्निंग अपडेट इनकी ऑसम होती है, ठीक है, करंट अफेयर के साथ मॉर्निंग अपडेट रोज डेली आती है, ठीक है। अजय सर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं वो आ रही हैं इनकी, ठीक है। संदीप यादव जो मैथमेटिक्स के लिए हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में इनके एसएससी यूपीएससी तक की तैयारी के लिए बहुत औसम रहने वाली है वीडियोस, इनकी डेली अपडेट देखिए, ठीक है। उत्तम सर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बैंकिंग के लिए, अगर आप हो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इनके इंग्लिश और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभिषेक यादव सर, ठीक है, जर्नल स्टडी के लिए और स्पेशल इश्यूज़ जो करंट अफेयर के स्पेशल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और जर्नल स्टडीज़ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको लेकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो वीडियोस सबकी बहुत औसम आ रही है दोस्तों, तो आप एक बार जाके देखिए बाकी फैकल्टीज़ की वीडियो, और ये पूरी हमारी दीन की फैकल्टी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी लगता है आपको, अगर ऐसा लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो, ठीक है। और जो मैंने बताया आपको दोस्तों कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पूरी एक प्लेलिस्ट चल रही है, तो उसको भी जाके जरूर देखिए, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करवा रखे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।